नमस्कार। चैप्टर हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है और उसमें हम लोग रेडियस पढ़ लिए थे, ठीक ना। बोहर्स थ्योरी में बोहर की रेडियस हम लोग निकालना जान गए थे। अब अगला हेडिंग है, जो अगला टॉपिक है इसमें एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट। ठीक, यहाँ लिखा है, हाँ लिखा है एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट। बोहर्स थ्योरी चल रही है भाई, अभी बोहर का हाइड्रोजन मॉडल, उसी में बोहर्स थ्योरी चल रही है, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट। ठीक है, तो आज जो काम होगा वह एनर्जी के, पिछले लेक्चर में हम लोग रेडियस के बारे में पढ़े थे, उससे कितने सवाल कैसे कैसे आते हैं वही जानना था और वही हमारे नीट में काम आता है। ठीक है ना, तो चलिए एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, पहली चीज उन्होंने क्या बताई अपने पोस्टुलेट में, उन्होंने ये कहा था अपनी शर्तों में कि द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट डज नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदलेगी नहीं। ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मींस जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। याद रखना, बढ़ती जाती है, यह मत कि कम होती जाती है, बढ़ती जा रही है। यानी ये के है, एल है, एम है, एन है, इस तरीके से ये ऑर्बिट देखिए बढ़ती, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट की या स्टेशनरी स्टेट की या ऑर्बिट की या सेल की जो एनर्जी है वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ये देखिए इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक, जितना दूर अगर कहा जाए ओ ऑर्बिट की या एन ऑर्बिट की या एम ऑर्बिट की, बताइए क्या हो, कहेंगे एन ऑर्बिट की के से ज्यादा है, एम ऑर्बिट की के से ज्यादा है। अब फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो इसका भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जो चीज नहीं है तो बात खत्म, और क्या डेरिवेशन नहीं करेंगे। लोग सोच रहे हैं डेरिवेशन काहे नहीं करा रहे, आता ही नहीं होगा। हाँ तो नहीं आता, हाँ जाओ भैया। जब सेकंड के हम बता रहे हैं कि 12th क्लास 12th की जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां एक चैप्टर है एटम, अब फिजिक्स में वहां कर लेंगे डेरिवेशन, तो अभी यहाँ क्यों परेशान हो हम लोग, यहां से तो इसी से काम चल जाएगा। जितने सारे आपको दिखिएगा, जितने नीट में क्वेश्चन आए हुए या जे मेंस में क्वेश्चन आए हुए, कहीं पे डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो पहले से दिमाग से तो ये निकाल दीजिए ये कहां से आया, अरे जहां से मन हो वहां से आया हो, हमको बस इसका जो फायदा लेना है, मजा लेना है अपने सवाल में। ठीक है ना, क्योंकि अभी भैया एटॉमिक इतने लंबे लंबे चैप्टर है, उसमें भी अब इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक तो खुद ही नहीं खत्म होना चाहते हैं सब, तो ये सब गलती ना करिए, जितना दिया है सिर्फ उतना ही पढ़िए, एकदम सीरियस बता रहे हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी क्या हो जाती है किसी स्टेट, देखिए बोला गया कि एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, जिस स्टेट में या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी क्या होगी, है ना। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आप देखिए दो टर्म में निकालते हैं, एक जूल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जहां जूल रहेगा वहां आरएच रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां 13.6 लिखा रहेगा, बस इतना। तो En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आर एच इंटू 1/n²। क्या हो जाएगा, माइनस का आर एच निगेटिव होता है, अभी क्यों होता है बता देते हैं, निगेटिव होता है हमेशा। ठीक है ना, माइनस आर एच इंटू 1/n², ये जूल में। माइनस आर एच माइनस आर एच यहाँ पे 1/n², ये जो किसमें, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस का 13.6 इंटू 1/n², एक इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो RH है वहां पे होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी 2.18। अब देखिए संयोग कितना, 2.18 इंटू 10⁻⁸, यही 18 यहां उठा के माइनस में चिपका देना, जूल आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। और 1 जूल कितना होता है अर्ग में, अगर पूछा जाए, पुराने प्राचीन काल के सवाल में एक जगह अर्ग आया था। ठीक, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा था फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे कि रेडियस में हम निकाले थे, तो रेडियस में n² ऊपर था, z नीचे था, इसमें z² ऊपर रहेगा, n नीचे रहेगा एनर्जी में। ठीक है ना, तो हीलियम लिथियम +2, हीलियम प्लस लिथियम +2 बेरिलियम +3, इस तरीके के लिए। तो इसका एक जूल वाला फॉर्मूला है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। यहाँ आर एच लगा देना, यहाँ पे बस खाली यही बदलेगा, z²/n² तो रहेगा, आर एच लगाएंगे तो जूल में, 13.6 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस के साथ सब सेम रहेगा, केवल ये बदलेगा। ठीक है, यानी माइनस का आर एच इंटू z²/n² तो करेंगे जूल में, माइनस का देखिए 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, आर एच आया तो जे आया, है ना, एच जे टाइप लग रहा आर एच। बात समझ आ रही, जब ये आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट रखेंगे तो जूल में आएगी यूनिट,
13.6 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वोल्ट, VOLT लिखते हैं, वोल्ट। एक वोल्टास करके साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे यूनिट बना दी गई थी। ठीक है, तो ये एनर्जी का काम है। अभी इसके आगे और भी है, परेशान नहीं है, तो पहले इतना नोट करिए। तो याद कैसे करेंगे? कोई भी एक याद रख लीजिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, कोई भी एक याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये याद रखिए पहले, आप ये याद रखिए, फिर ये याद रखिए, क्योंकि यहां तो 1 रख ही देंगे, उसमें क्या Z इक्वल टू 1 तो आ ही जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का RH Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, इसको तो फिक्स रख सकिए, Z बाई N का होल स्क्वायर या Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, माइनस RH आगे लगा देंगे तो जूल में, अब माइनस का 13.6 लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, 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 एकदम जान लगाइए। अब पीछे क्या था? N स्क्वायर बाई Z रेडियस में 0.53 N स्क्वायर बाई Z, वो एंगस्ट्रॉम में आता था, ठीक ना, 0.53, ठीक। RH कितना है यहाँ पे Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे कंपैरिजन के लिए दिया जा सकता है, अभी आएगा, सब एक एक करके कराते चलेंगे, ठीक। कंपैरिजन कैसे किया जाता है पता है ना आपको? इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, दूसरे वाले को Z1 मान लेंगे, इसको N1 मान लेंगे, वहां पे Z2 N2। समझ में आ गई बात? सवाल आएगा तो उसमें मिल जाएगा कंपैरिजन करने के लिए कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं, एक एटम अलग है, दूसरा एलिमेंट अलग, आयन अलग, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो बताइए फॉर्मूला बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, माइनस का 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। एनर्जी में N नीचे रहता है और रेडियस में N ऊपर रहता था, यहां दोनों स्क्वायर हैं, वहां सिर्फ N स्क्वायर रहता था। एकदम बायो के तरीके याद रखेंगे तभी याद होगा, बड़ा टेढ़ा काम होता है, आखिरी में याद होता नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ? Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, और वहां क्या था? N स्क्वायर बाई Z, N स्क्वायर बाई Z, यहाँ 13.6, वहां 0.53 रेडियस वाले में, ठीक है। तो माइनस का 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, यहां पे माइनस का RH Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, ये जूल में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए होता क्या, पढ़ने को लिखने को सब लोग पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन याद जो रहता है वही बाजी मारता है, जिसके पास मतलब जब जो याद कर लेता है वही बाजी मार ले जाता है। तो हम तो बाजी मरवाने वाले में से हैं कि सीधे एकदम हम लोग पार कर जाए मामला। तो क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, ये किसके लिए? एनर्जी में, ठीक। एनर्जी में Z ऊपर आता है, एनर्जी में Z ऊपर आता है, एनर्जी में Z ऊपर आता है, ठीक ना। माइनस का 13.6, इसको रट लीजिए एकदम। चलिए अब आगे, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए, अरे नोट करिए जल्दी। कुछ लोग सोच रहे हैं हट्टे आगमस तब तो आज के वहीं खड़े हो जाते हैं बुत बने चलो भैया, अब आगे है, एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक, छोटा सा, कह रहे हैं कि इसके लिए ऐसे है ना वैसे है। चलो भैया कर लेते हैं, अब मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, काफी हो गया। तो एक एग्जाम्पल लिए, कह रहे हैं जरा इसमें अभी बहुत कुछ है, आप परेशान मत होइए कि कुछ छूट जाएगा, अरे इतना ज्यादा खुदे हो जाएगा कि आपको लगेगा आओ 2023 वाले आओ, 24 वाले सवाल आ जाओ तुम अभी भी, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 42 सब आओ तुम लोग, हम देखो इसी से लगा देंगे, है ना एकदम। तो मतलब ये ऐसा नोट्स आप बना रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे और आपके जो जब आप एकदम वो हो जाएंगे दादाजी, तो आपके जो ग्रैंडसन होंगे वो भी पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल। चलिए एग्जाम्पल भाई साहब कह रहे हैं हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बताइए। अच्छा ये भी लोग खूब मजा लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए, ठीक, N = 1 है, जिसको कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी E1 बताइए कितना होगा। E1 = वही माइनस का 2.18 गुणे 10⁻⁻18, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इतना जूल हो जाएगा, ठीक, इतना कह रहे हैं। इसी तरह से N = 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, शब्द अक्सर यही इस्तेमाल किया जाएगा, एक्साइटेड, ठीक ना, एक्साइटेड स्टेट E2।
तो आपको पता है जेड के तो 1 है, n स्क्वायर से केवल डिवाइड करना रहेगा, तो इसको लिख के बस वहीं से डिवाइड कर लीजिए 2.18 इंटू 10⁻18/4। कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला लिख दे? यही लिख दे क्या? लिख दीजिए सर जी, थोड़ा अच्छा लगेगा, नोटवा में रहेगा तो बड़ा मजा देता है ये सब। जेड की वैल्यू हमने रख दी यहां पर। इसी का इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, n इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? जेड हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक, ये ठीक है। चलिए अब इसको 4 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस का 5.4 नहीं नहीं अरे सही तो लिख रहे थे, 0.545 इंटू 10⁻18, ये भी किसमें? जूल में। ठीक, इसी तरह से कह रहे हैं क्या? बस यही दो, यानी इसी तरीके से अभी इसी तरह से हम सजाते चले जाएंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो ये निकलता चला जाएगा। तो एक एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे हमें कि फर्स्ट ऑर्बिट की देखिए एनर्जी यही रहेगी हाइड्रोजन के लिए, ना अब इतना कम न ज्यादा। अभी बताते हो सब, अभी बताएंगे निगेटिव क्यों होता, घबराइए मत, घबरा रहे हैं आप लोग बहुत जल्दी, ठीक ना। सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए अभी और आएगा। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं। तो अब सीधे सीधे उसको उसी में पढ़ लें। हेडिंग में एक एनर्जी डायग्राम लिखे, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग डालिए, एनर्जी लेवल्स डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, वही तीसरी बात में ही, इसी तीसरी में जो ये रेड कलर की तीसरी लाइन थी, इसी में हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल्स डायग्राम। हेडिंग डालिए, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, पहले कुछ बात लिख लीजिए, फिर एनर्जी लेवल बना लेंगे हम लोग। बनाया तो है बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, किताब वाले भी खूब मेहनत किए हैं। लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, वो बता रहे हैं कैसे निगेटिव क्या होती है उसी चीज को। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक, एनर्जी इज टेकन एज 0। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी हम क्या मान के चलेंगे? 0। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? टेकन एज 0। पूरी बात लिख लीजिए फिर समझिए। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एनर्जी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट की? 0। ठीक, इनफाइनाइट की 0, या इसको ई नॉट इसे लिख दीजिए, ई नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी या ये भी, ठीक ना। एनर्जी 0, ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? 0। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए एनर्जी 0। आगे बता रहे हैं इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, मतलब आयनाइज्ड, ये भाई ऐसे लिखे हैं, कब एस लगाते हैं कब ये, हमको तो खुद कंफ्यूजन है? ब्रिटेन जाना पड़ेगा क्या हमको सब उठा के एक दिन, कैसे समझ में आएगा? ठीक, आगे बता रहे हैं ये, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट, पूरी बात ये लिख दे रहे हैं जो एकदम लिखा हुआ, फिर समझा देंगे, फट से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ठीक, यानी n इज नॉट इनफाइनाइट, एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, या इसी को बोलेंगे लोअर, कम होगी।
लोअर्ड हो गई या कम हो गई, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे डिनोट कर लिया जाएगा, एनर्जी निगेटिव आएगी, जो भी आएगी वो निगेटिव ही आएगी। कुल मिला के इसका पहले मतलब समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं डायग्राम पे। देखिए उन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं, तो पहले आप एक चीज मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाए न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी 0 मान लीजिए। ठीक है, भाई साहब ने कह दिया, हम मान ले रहे हैं। जैसे यहां पर एक न्यूक्लियस है, भाई साहब कह रहे हैं कि जब आप ये मान के चलिए कि यहां से कि यहां क्या, ये देखिए डट डट डट, और ये रही इनफाइनाइट वाली, ठीक, इस तरीके से ये रही इनफाइनाइट वाली। कह रहे हैं कि जब फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी 0 है। 0 का मतलब यानी वो स्वतंत्र है, आप कोई मतलब ही नहीं। यानी यहां पर जब आप इसको मान लेंगे कि ई इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक, एनर्जी कितना है, 0 है, यानी अब वो क्या हो गया है, एटम आयनाइज हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहेगा तो जाहिर सी बात है उससे एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि एनर्जी लेकर ही तो एनर्जी 0 होगा वो आगे जाके। अब यानी अब जब इनफाइनाइट पे 0 है तो उससे पहले जाहिर सी बात है वो नेगेटिव रहेगी एनर्जी। तो उसी को बता रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफाइनाइट पे एनर्जी 0, मतलब आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इफ लिखना था यहां पे, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट एंड नॉट इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट के बराबर इनफाइनाइट ना हो इसके अलावा, तो एनर्जी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव या लोअर। तो इसमें पाई जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, लोअर, कम होगी, यानी नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव में, यानी इसीलिए क्या होता है वो, इसलिए एक एजम्पशन मान के इसको बताया जा रहा है कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। इतना नेगेटिव जो भी आएगा 1 के लिए 13.6 आएगा, इसलिए 5 पॉइंट आएगा समथिंग, 5 पॉइंट कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालेंगे तो 5 पॉइंट आएगा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हैं। इसीलिए इसकी क्या होता है भैया, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी सब नेगेटिव। बस इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना उन्होंने बता दिया बस उतना, इन सब की क्या हो जाएगी एनर्जी नेगेटिव। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये बात नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आ जाइए वो डायग्राम बनाइए जिससे बहुत सारे सवाल तुरंत लगेंगे, ठीक है ना। और जो एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं वो है क्या, नेट एनर्जी। आप याद रखिए, एक बार नोट लिख लीजिएगा। देखिए पहले इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। हो गया, बिल्कुल, बहुत तेजी से। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी ऊपर, ये वो होती है नेट एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। ये नहीं कि अभी उसमें कुछ और एनर्जी कम या ज्यादा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एनर्जी हो सकता है काइनेटिक में, हो सकता है पोटेंशियल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हम ये पढ़े हैं ई एन इज इक्वल टू, ठीक, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है वो टोटल या नेट एनर्जी है। क्या है ये, टोटल या फिर नेट एनर्जी, ठीक, ये चीज हम पढ़े हैं। इसमें यानी कि हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करने में काइनेटिक एनर्जी लगे, पोटेंशियल एनर्जी हो उसकी, वो अलग मैटर है। उस स्टेट में एनर्जी की कुछ भी हो सकती है, वो किसी में भी हो सकती है, लेकिन ये टोटल या नेट एनर्जी ही है। अब डायग्राम बना लीजिए जरा, बहुत सावधानी से। थोड़ा टफ है बनाना, लेकिन बना तो हम लोग लेंगे ही। कैसे बनाते, हाँ बड़ा बड़ा बनाए तो अच्छा रहेगा। ये यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको बड़ा सावधानी से बनाना, इधर लिखना भी है। तो चलिए इधर से यहां लिख भी लेंगे, ठीक, ये वाला ये इतना कर दे रहे हैं, इधर लिख लेंगे, उधर भी लिखना है। अरे बाप रे, चलिए यहां से कर दे रहे हैं, और नीचे ले लें, और नीचे से कर दे रहे हैं यहां से, ठीक। ये देखिए एक पहली लाइन हमने बना ली, ठीक, ये हो गई। फिर ये थोड़ी सी ऊपर और बना ली, दूसरी हो गई। फिर थोड़ी सी ऊपर और ये कम हो जाएगी, फिर ये वाली और थोड़ा सा कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से, इसी तरीके से है ना। थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा चौड़ा किए हैं और इसको इस तरह से कर दिए, हम बहुत जल्दी जल्दी कर दिए, ठीक। अब इस तरह से हो जाएगी, अब और कम होती चली जाएगी, और इस तरह से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 तक तो लिखना ही लिखना है बस। अब यहां पर इस तरीके से देखिए, एक लाइन इस तरह से खींच लीजिए और एक लाइन यहां पर सबसे ऊपर बना दीजिए, ये ठीक, ऐसे। यहां लिखिए, देखिए ये कौन सी सेल है, ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है हाइड्रोजन की।
जिसको हम लोग ऐसे सरिया लिए, मतलब अरेंज कर लिए, ठीक। ये K, ये L, ये M, ये N, O, P, ठीक। N इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा 1, इसके लिए N इक्वल टू 2, इसके लिए N इक्वल टू 3, इसके लिए N इक्वल टू 4, और यहां पे N इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरीके से चला जाएगा। अब इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, यहां पे ये ग्राउंड स्टेट, इसको नाम देंगे क्या, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब जो है वो ना बोल के कुछ और बोलना इनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। जैसे आप क्या होता है कि अपने दोस्तों का नाम कैसे लेते हैं, जो नाम है वो ना लेके सोना, बाबू ऐसे करते हैं। तो ये वहां यही वाला है, जो नाम है वो नहीं लेना है, खाली अंड बंड बकना है और कहेंगे प्यार से बुला रहे हैं। यहाँ प्यार वार नहीं चल रहा, यहाँ कह रहे हैं है वो मामला है इसलिए बोला जा रहा है, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आप लोग समझ गए होंगे अब हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसको साफ साफ लिख लीजिए, देखिए एन के लिए लिखा था, अरे सब चौपट करेंगे का, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक। ये हो गई। अब आ जाइए ये, अभी आप लोग बनाना मत शुरू करिएगा जब तक हम एकदम ओके ना कह दे कि ओके, तब आप लिखिए ओके। चलिए ठीक, और यहां लिखिए माइनस का 13.6, यहां एनर्जी कितनी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां लिख दीजिए माइनस का कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां लिखिए माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 3 हो गए। एक और लिखिए माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम सही सही लिखिएगा। यानी इसकी फर्स्ट के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के लिए 3.4 माइनस में रहेगा। माइनस को हम नहीं बोल रहे, माइनस अंडरस्टूड समझ लीजिए। माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, 3 के लिए। चौथी के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवी के लिए 0.54। अब इसको याद रख लीजिए, मतलब देखिए माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 1.51 यानी 1.5 है। यहाँ पे 3.4, 1.51, यहाँ पे 0.85, यहाँ पे 0.54। इसको याद रखना ही रखना है हाल में। यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 के लिए 13.6, इसके लिए 3.4, इसके लिए 3.4, इसके लिए 1. देखिए थर्ड के लिए 3 नंबर आ रहा पहले से, जहां से 3 डिजिट शुरू करे वही 3 हो जाएगा, यानी 1.51, 1.51, 1.51, यहाँ पे 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 1.51, 1.51, यहाँ पे 0.85, 0.85, 0.85, यहाँ पे कितना 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रहना चाहिए। अब ये है क्या, और आखिरी में ये देखिए n इक्वल टू जहां इनफाइनाइट है, ये देखिए ये वाली लाइन है ना, ये n इक्वल टू इनफाइनाइट, इसके लिए एनर्जी लिख दीजिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इसका मतलब ये, अच्छा ये है क्या चीज, नेट एनर्जी। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेट एनर्जी, ये सब नेट एनर्जी है। ऑर्बिट अपनी स्टेशनरी स्टेट की सब नेट एनर्जी। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा, यानी इस तरीके से एनर्जी देखिए इंक्रीज करती जा रही है। देखिए ना, यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, यहाँ कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव और कम नेगेटिव, यानी और कम नेगेटिव होते होते 0 हो जाएगी, यानी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो इस बात को लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये है ये। अब आ जाइए जो सबसे जरूरी बात है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वो एक अलग कलम ले लीजिए, ले लिया, ले लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो पॉजिटिव तो होगा ही, कितना होगा वो लिख लीजिए, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। डेल्टा ई, थोड़ा बड़ा लिख दे, कहे नहीं सर जी बड़ा कहे नहीं लिखेंगे, ठीक।
अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड के बीच की एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाता है 10.2, यही होता है भाई साहब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए इसके और इसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस, देखिए इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, ठीक सीधे सीधे, यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच का एनर्जी डिफरेंस, तो इसके लिए डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे 12 जो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा 12.909, यहां पे लिख दीजिए 12.09, ये सीधे सीधे एग्जाम में सवाल आएंगे, याद रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके, ठीक, और देखिए इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, मतलब पहले दूसरा हो गया, पहला तीसरा हो गया, पहले और चौथे ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस 12.75, इसके लिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता है, ठीक, ये हो गया। अगर इसी तरीके से पूछा जाए दूसरे और तीसरे के बीच का एनर्जी डिफरेंस, यानी अब इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, तो लिख लीजिए डेल्टा ई इक्वल टू इसके लिए आता है, वो होता है कितना, दूसरे और तीसरे की बात चल रही है भाई साहब, दूसरे और तीसरे की 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे इसके और इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस पूछा जाए तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 2.55, बढ़ता चला जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फिर इसी तरीके से 5 और 4 के बीच की एनर्जी डिफरेंस, हाँ इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस, एक बार ये भी आया हुआ है डेल्टा ई, ये हो जाएगा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक, इसको सजा लीजिए, बस इतना है इसमें, ये एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट। अब इससे इतने सवाल पूछे जाएंगे, अब बता रहे हैं कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आपसे सवाल में ही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, उसको सेकंड स्टेट में जाना है, तो बताइए कितनी, यानी सेकंड से फर्स्ट में आने जाने का मामला है, बताइए कितनी एनर्जी। तो आप इसको माइनस प्लस करेंगे, उससे अच्छा ना याद रख लेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाथ खड़ा किया बता दिया, नेट वालों हम बता दूंगा रे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या दिक्कत है भाई, याद कर लेने में क्या दिक्कत है। यहां पे कहेंगे दूसरे और तीसरे में जाना चाह रहा है, तो बताइए कितनी इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कितने निकाल के आएगा, लेके जाएगा 12.09, देखिए 10 12 12, ये पहले में जब वो पहले दूसरे पहले तीसरे पहले चौथे का एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले वाले का, 12.09 दूसरे तीसरे के बीच का, पहले और तीसरे के बीच का। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, मतलब आप, हाँ हमको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए ये जो लिखा था वो इसके लिए लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ये इसके लिए लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ ये इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है। अब पहले के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तीसरे के बीच का डिफरेंस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले और चौथे के लिए डिफरेंस 12.75, यानी 10.2 12.09 12.75, यानी 10.2 10.2 12.09 और 12.75, ये पहले दूसरे पहले तीसरे पहले चौथे के एनर्जी का डिफरेंस। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब हमको समझ में आ गया कहां कंफ्यूजन हो रही, ये जो लाइन बनी है वो इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस लाइन को पूरा कर लीजिए, हमको समझ में आ गया, ये ऐसे बना लीजिए, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अब हमको समझ में आ गया कहां कहां गड़बड़ी हो रही, फिर से लिख दे क्या, अरे उसी तरह से रहने दीजिए, आप समझ गए ना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कैसे बना लेंगे हम, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता है। ये भैया इसके लिए लिखा है, इसके लिए लग रहा है कि आप ये लिख रहे हैं, गलत हो जा रहा है ना, ऐसे नहीं है, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा का। अच्छा ये तो सही है, ये इसके लिए है, ठीक, और इसको यहीं से पूरी लाइन कर लीजिए। अब हम समझ गए, यानी उधर से लिखते हुए आए होते तो लिख लिया होता है ना, जैसे उधर से पहले इसके बीच का फिर इसके बीच का तो ऊपर लिखा गया होता, तो वही वाला लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे, फिर से बना दे रहे हैं भैया, कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, यही सब तो
जो सही है बस उसको रहने दीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हम समझ गए कैसे बनाना था, उल्टा बना दिए है ना, इसीलिए। चलिए अभी देखिए सारा कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एकदम ठीक। इधर से बनाते चलिए सर जी तो सही रहेगा। इधर से ये देखिए, इसके बीच का अगर एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस देखिए, अब सही हो गया। छाप आप लिए हैं क्या फटाक से? अरे यार चलो गलती हो गई यार दोस्त, यार समझ जाओ यार, 0.9 बढ़ती जाती है, बस इतना पता है तो पता रहेगा। इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 12.09 होता भाई। अब इतना जल्दी थोड़ा भूल जाना है, 7.5 ठीक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए सही है, ठीक है ना, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ठीक। ये इस तरीके से। अब इसी तरीके से आ जाइए, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये 8 तो ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि अभी ये डिस्को से आ ही रहा, ये कितना हो जाएगा 2.55, यही लिखा था ना 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। और इसके लिए तो आपको याद ही है, इनके बीच का वो अलग लिखा हुआ, चाहे तो उसको और अलग लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। कुल 6 वैल्यू लिखी थी, 6 वैल्यू हो गई, गिन के हम देखिए लिख दिए। ये इसको बना लीजिए, अब इसको फोटो खींच लीजिए। तो देखिए पहले और दूसरे के बीच का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले और तीसरे के बीच का 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले और चौथे के बीच का 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.5। अब इसका फायदा क्या, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ग्राउंड में आता है तो बताइए कितने, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। अब एक बात समझिए, इसको भी यहीं कहीं बनाइए, देखिए ठीक, ये है इस तरीके से मामला। इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है, ये यहां से यहां, तो कैसे जाएगा, एनर्जी लेकर जाएगा, एनर्जी लेकर, यानी अगर ये यहां से यहां गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी ले रहा है। अगर यहां पर है वो यहां से यहां आ रहा तो क्या आ जाएगा, ये एनर्जी निकाल के आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। तो यहां पर बात समझ में आई, एनर्जी एब्जॉर्ब, यहां पे इसको लिख लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां एनर्जी रिलीज करेगा। सवाल में बस इतने से तो फंसते हैं हम लोग, एनर्जी रिलीज करेगा, यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए देखिए इतनी, यानी वो अपने थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ जिसमें भी है वहां से वो नीचे वापस आ रहा है, ये वापस का साइन हमने ये बनाया कि ये आ रहा है और ये देखिए जा रहा है, तो साइन कैसा लगाएंगे, निगेटिव या पॉजिटिव। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि हमको क्या करना है, यहां से एनर्जी देकर उसको भगा देना है, तो कौन सा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव। रिलीज करके वापस आ गया तो कौन सा साइन हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना। अभी सवाल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी सवाल आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए उसको बस लिख लीजिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहां पे एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। बस इसको बना लीजिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बन गया ये, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए। ठीक, चलिए अब इसका मतलब क्या समझ लीजिए, ये जो आप बनाए हैं उसको क्या कहेंगे।
जैसे मान लीजिए फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम इस तरीके से, ठीक, एक सेल ये होती है, एक सेल ये होती है, एक सेल ये होती है, ये के एल एम, या फिर अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये 1 2 ये 3, ठीक। आपको पता है इसकी एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 1.5 माइनस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कहां पर है, यहां पर, ठीक, यहां से यहां जाना चाह रहा है तो कितनी एनर्जी निकाल कर जाएगा, बात समझ आ रही है ये? कितनी एनर्जी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें याद है, ये पहली और दूसरी के बीच का डिफरेंस कितना होता था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करके तब वापस आएगा, ठीक। तो जहां ऑप्शन में 10.2 पॉजिटिव में लिखा रहेगा आंसर हो जाएगा। अब यहां से यहां जाना, सॉरी नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब रिलीज करेगा, अभी घबराइए मत, ठीक। इसी तरह से अगर कह जाए कि यहां से यहां जाना चाह रहा है तो इतना एब्जॉर्ब करके जाएगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी, देखिए यहां से जब यहां आ रहा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये देखिए एनर्जी रिलीज, इस तरह से बना लीजिए एनर्जी रिलीज। अब यहां आना है उसको, यहां से यहां जाना है तो क्या करेगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, एनर्जी क्या करेगा ये एब्जॉर्ब, इस तरह से बना लीजिए साइन, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आएगा, इसको बना लीजिए, ठीक है ना। ये था E1 E2, आप लोग को तो पता ही होगा, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इसको क्या लिखना, ठीक, इसको बना लीजिए, ये सब बना के रखिए, अभी बताते हैं क्या लिए सब, हो गया। चलिए अब सवाल, अभी सवाल नहीं है, अभी और कुछ, चलिए हेडिंग डालिए चेंज इन एनर्जी बिटवीन एनी टू स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आएगा वेव नंबर, वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी और ये सब, अब फार्मूले बचे उसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट हुए। चलिए आराम से हेडिंग डालिए चेंज इन एनर्जी, बहुत तेजी से डालिए हेडिंग, बहुत तेजी से, अब सिर्फ फार्मूले लिखिए चेंज इन एनर्जी बिटवीन एनी टू स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक, चेंज इन एनर्जी बिटवीन एनी टू ठीक स्टेट, इसकी बात चल रही है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा, और वही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, h या hc बाई लैम्डा होगा, तो केवल वही लिखिए, तब इसका इस्तेमाल कहां होता वो देखिए, ठीक, केवल फार्मूले हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल। डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाता है E2 माइनस E1, या इसी को बोलते हैं क्या h न्यू, या यही हो जाता है hc बाई लैम्डा, ये हो जाता है चेंज इन एनर्जी जूल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसा आप चाहें, ठीक। ये अब इसी का इस्तेमाल देखिए कहां किया जाएगा, यहां पर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की और सेकेंड ऑर्बिट का आपको पता है, ठीक, यानी हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, ठीक। तो अब अगर यहां पे कहा जाए आपसे कि देखिए E2 इज इक्वल टू या E1 इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे माइनस का 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाता था, कोई दिक्कत। अगर किसी सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तो जेड कांस्टेंट कर लेते हैं, यहाँ पे n1 स्क्वायर, इसी तरह से E2 निकाला हो जाए तो माइनस का 13.6 यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसी को E2 माइनस E1 करने पर क्या आएगा वो चीज लिखनी चाहिए, मतलब ये हम मान ले रहे हैं कि n1 और n2 के लिए इस तरह से हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक, जेड कांस्टेंट करके,
मतलब जेड को हम नहीं बदलना चाह रहे, ये सब भैया स्क्वायर है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ रही है ना, इसलिए सब अंडर लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 कर देंगे, वो आप लोग करिएगा, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा E चेंज इन एनर्जी इन द टर्म ऑफ इसके, तो वो आ जाएगा देखिए 13.6 और उसके बाद जेड स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट में 1/n 1 स्क्वायर माइनस का 1/n 2 स्क्वायर। अब एक चीज और सोचिए, ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक, ये फॉर्मूला है आपका, अरे पहले ही सही था, ठीक है, ये इस तरीके से। अब जो ये N1 है, ये जरूरी नहीं है N1 इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे N इनिशियल और यहाँ फाइनल रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये रखिए या फिर N इनिशियल, यहाँ N फाइनल, कुछ भी रख दीजिए। फाइनल में जैसे उसने कहा कि 3/4, तो यहाँ N2 इज इक्वल टू 4 है, N1 इज इक्वल टू कह रहा 2, तो मतलब कह रहा है इनिशियल, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब वही एक सवाल कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। जैसे उसने कहा कि 1 में था, 2 में गया, 2 से फिर 3 में गया, यानी 2 से 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी क्या होगी 2 से 3 का। तो अब की बार N1 इज इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे, N1 इज इक्वल टू 1 नहीं, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। N1 यानी N इनिशियल लिखिए, N इनिशियल इज इक्वल टू 2, N फाइनल इज इक्वल टू 3, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसी चीज को अगर जूल में लिखना हो तो डेल्टा E इज इक्वल टू बस वही RH वाले उठा के रख देंगे, यहाँ RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू यही चीज सेम 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर, ये चीज इस सब का इस्तेमाल होगा। अभी ये कस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक। अब आ जाएगा वेव नंबर, ये एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी बिटवीन, देखिए लिखा है चेंज इन एनर्जी बिटवीन एनी 2 स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, चाहे जो भी हो, पहले के लिए ये निकाल लेंगे, दूसरे के ये निकाल लेंगे, इसी में पुट करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप ये याद रखिए ना, मीठा मीठा खाइए, काहे परेशान हो रहे हैं, आम खाइए, गुठली गिनने से कोई मतलब थोड़ी है वहां, ये सब क्योंकि इस चैप्टर में वहां ही नहीं, वैसा फिजिक्स में होता है, सारे डेरिवेशन कराए जाएंगे जहां जहां जरूरी रहेगा। कॉपी मत भरिए, सवाल एकदम कॉन्सेप्ट रखिए एकदम, क्योंकि ये कहां से है आपको पता चल गया, इसी को तो घटाया है, यहीं से तो किया है E2 माइनस E1, तो कर लेंगे फट से भाई। वो जो कॉमन टर्म है ये दोनों देखिए सब कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया, जो बचा वो क्या बचा 1/n1 और वहां पे 1/, यानी ये माइनस का वो माइनस कॉमन करके यहाँ पे ये देखिए इनिशियल, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इतना करना था, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ऑनेसन एनर्जी, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट और टाइम पीरियड, ठीक। इतना पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, इसी में कंटिन्यू अभी चलेगा, ठीक ना, पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।